2024 का चुनाव करीब 80% पूरा हो चुका है। इस वक्त सत्ता के गलियारों में तीन थ्योरियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अब की बार 400 पार हो चुका है, इसका ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और मोदी जी इस बार आउट टकाटक। और दूसरी तरफ चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी उन्हें नजर आ रही है और बीजेपी हो सकता है कि 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में ही स्ट्रगल करे। इस वक्त हकीकत आखिरकार है क्या, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन चर्चा करने के लिए और जानने के लिए कि क्या हो सकता है 4 जून को, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। वेलकम टू इंडिया टुडे आज तक। थैंक यू। तो ये तीन थ्योरियां हैं। कुछ दिनों तक बीजेपी के नेता 400 पार उस तरह से नहीं बोल रहे थे जितना कि फर्स्ट 2 फेजेस में बोल रहे थे, थोड़ा सा कम हुआ। एक बार फिर से अब 5th फेज के बाद पीएम से लेके सारे बोल रहे कि 400 पार हो गए, अब तो हम हो गए 400 पार। राहुल गांधी, केजरीवाल बोल रहे हैं कि नहीं, हार रही है एनडीए, बीजेपी आउट हो रही है। और कुछ जो लोग घूम रहे हैं यहां, वो कह रहे हैं कि काफी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, 272 भी नहीं आने वाली। आप इन थ्योरियों में किसको मानते हैं? मैं इनमें से किसी की थ्योरी को नहीं मानूंगा और ये कोई आज का आकलन नहीं है। पिछले कई महीनों से जब भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूं, लोगों से बात करी है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी को जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है सीट? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा, मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा? क्योंकि इसलिए कि देखिए, इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रख दीजिए। पहले ये देखिए कि उनके 303 आए कहां से। 303 में करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है, ईस्ट और साउथ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। तो इन 250 सीटों में क्या हो रहा है? इन 225 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े। क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा। और नॉर्थ और वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज है नहीं। तो एक बार को आप जो विपक्षी नैरेटिव है, उसके एनालिस्ट हैं या जो कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए योगेंद्र जी को ले लीजिए, वो कह रहे हैं 268 आएगा, 268 आएगा, 268 अराउंड आएगा। तो अगर उनके नैरेटिव को भी एक बार मान लिया जाए तो भी वो ये तो कह ही रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए, 300 या 400 तो चाहिए नहीं। लेकिन अगर उन आंकड़ों को भी आप देखेंगे तो सारा दारोमदार लोग इस पर बैठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत डैमेज हो रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यूपी में भी सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन 2 बड़े राज्यों को आप देख लें, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। तो अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गया,
तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी के महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं। 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में इस बार नंबर घट रहा है। तो लोग भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी कम है लोगों की, कि भाई पिछली बार बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले, जो बंगाल जैसे राज्यों से पूरा हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था कि बसपा सपा साथ में लड़े थे और बीजेपी 73 से घट के 62 पे 62 पे आ गई थी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूंगा भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहां? उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे हैं, और वो चीज न पक्ष कह रहा है न विपक्ष कह रहा है। इसी तरह बिहार है, जो बड़े राज्य हैं वहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं भी राजस्थान में 5-7 सीटें हार सकते हैं, हरियाणा में 2-4-5 सीट हार सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अभी तक मुझे या जनरली पब्लिक डोमेन में कोई ऐसा एनालिस्ट विश्वसनीय नहीं दिखा जिसने ये कहा कि कोई राज्य है जो ऑपोजिशन पूरा सिरे से जीत रहा है। तो नंबर वो ऐड होगा नहीं। और वेस्ट और नॉर्थ, एक बार को राजस्थान में कांग्रेस 3 जीतेगी, 5 जीतेगी, 0 जीतेगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर आप वर्स्ट केस भी बीजेपी के लिए मान लें तो इस पूरे रीजन में वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को 50 सीटें हारते हुए मैं नहीं देख रहा हूं, और ईस्ट और साउथ में उनके 20-25 सीट बढ़ रही है। तो मोटे तौर पे उनका स्टेटस को बना रहेगा, और दे विल ऐड सम टू द टोटल विच दे हैड। तो ये बात क्लियर है कि आप ये तो नंबर का हुआ। दूसरा, एक अगर आप फंडामेंटल तौर पे देखें कि सरकारें कब हारती हैं, 2 वजह हम लोग देखते हैं। अगर नंबर को भूल भी जाए, जब ग्राउंड पे लोग जाते हैं, एक लोगों का या तो पार्टी और लीडर के खिलाफ एक एंगर हो कि भैया इस बार इनको सबक सिखाना है, गुस्सा जिसको कहते हैं। तो मोदी जी और भाजपा को लेकर 10 साल की सरकार चली है। डेफिनेटली एक बड़ा वर्ग है जिसमें डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा उनमें दबी हुई नाराजगी भी आप कह सकते हैं। लेकिन अंत आते आते अभी तक ये सुनने को नहीं मिला दोनों साइड के कमेंटेटर से कि देयर इज ए वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट मोदी। तो वो एंगर कि मोदी को हटा देना है जीत के चाहे कोई आए, ये चीज नहीं है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, किसी की आशा के अनुसार सरकार चली है, किसी के अनुरूप नहीं चली है, तो वाइड स्प्रेड एंगर नहीं है। दूसरा, एक सरकारों के हारने का वजह होता है अगर कोई नया आदमी आ जाए और उसके लिए पॉजिटिव वोट हो, जिसके लिए लोगों में क्लैमर हो कि भाई ये आदमी आकर हमारी जो स्थिति है वो मोदी जी से भी अच्छा कर सकता है, या कांग्रेस के यूपी मनमोहन सिंह से भी अच्छा कर सकता है। वो चीज भी अभी तक किसी ने मुझे नहीं कहा। जो कांग्रेस के डाई हार्ट सपोर्टर हैं, कमेंटेटर हैं, वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि देश में ये कोई चैटर चल रही है कि भाई राहुल जी आएंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। तो इन एब्सेंस ऑफ दिस एंगर, सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट मोदी और क्लैमर फॉर एन ऑल्टरनेट और अ चैलेंजर, आई डू नॉट सी हाउ दिस विल टर्न अराउंड कि बीजेपी 300 से घट के 200 आ जाएगी। तो एक चीज क्लियर है कि बेस्ट केस सिनारियो हो या नॉट सो बेस्ट केस सिनारियो हो, बीजेपी की सरकार तीसरी दफा बनती नजर आ रही है। बिल्कुल 300 का नंबर उनका रहे, 300 उसके आसपास रहेगा नंबर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो थर्ड टर्म है मोदी सरकार की, उससे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब मैं फिर से चुन के आऊंगा तो मैं बड़े फैसले लेने वाला हूं। आपने प्रधानमंत्री के साथ, जब वो मुख्यमंत्री थे, काफी नजदीकी से काम किया। आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या ख्याल में रखना चाहिए? किस तरह के बड़े फैसलों का इंडिकेशन पीएम दे रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। बड़े फैसले लेने की बात प्रधानमंत्री ने जब ये चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले कहा था, और इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है। जब तीसरी बार वो आएंगे तो कुछ बड़े फैसले लेते हुए वो दिखेंगे। लेकिन जो पूरा ये कैंपेन चला है, जो नैरेटिव है, चैटर है, उसका मैं एक ही चीज देखता हूं कि तीसरे टर्म में मोदी इतने ताकतवर नहीं होंगे जितने कि वो दूसरे टर्म में थे। नंबर भले ज्यादा आ जाए, ये आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है, ये मेरा एक नया अपना असेसमेंट जो मुझे 2 किस आधार पे मैं वो बता रहा हूं। क्योंकि 14 में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा, मोदी वॉज ए सिंबल ऑफ होप फॉर लॉट ऑफ पीपल। मोदी जी आएंगे, देश बदल जाएगा। 2019 में जो वोट था वो मोदी के प्रति विश्वास का वोट था कि हमें इन पर भरोसा है, ये चीजों की इन्होंने शुरुआत करी है और अच्छा होगा हर क्षेत्र में। 2024 का जो वोट तो है बीजेपी को, वो जीत के भी आ रहे हैं, लेकिन वो वोट स्केप्टिसिज्म का है, वो वोट रिलक्टेंस का है, वो वोट ऑल्टरनेटिव न होने का है। तो जो एक अंधभक्ति थी मोदी जी के लिए, एक बहुत बड़ा भरोसा। देखिए, लीडर की जो ताकत क्या है, आप लोग कवर करते हैं इतने समय से पॉलिटिक्स, लीडर की ताकत है पब्लिक सपोर्ट।
उस पब्लिक सपोर्ट के इंटेंसिटी में, आई अंडरलाइन द वर्ड, पब्लिक सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई है। और इसीलिए आपको ये चैटर जो आपको दिख रहा है कि ग्राउंड पे उस तरह की मोदी जी के नाम पे लहर नहीं है। एनालिटिकल जितने टूल्स हैं, जो डेटा हैं, जो मोदी जी की अटेंडेंस है मीटिंग्स में, जो टीआरपीज हैं, जो उनके इंटरव्यूज को जितने लोग देख रहे हैं, अगर सब चीज को आप मिलाकर देखेंगे तो जनरली उनके चैटर में, उनके सपोर्टर्स की इंटेंसिटी में कमी आई है। भाजपा के सपोर्टर कहेंगे चूंकि आप अपनी कोई दाल गिराने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं, मेरी क्योंकि क्या दाल अगर आप गिरानी कह रहे हैं कि 300 से ऊपर सीटें आएंगी तो वो तो बड़े मैंडेट से जीते हैं। 282 से 303 से अगर ऊपर आ गई तो मोदी जी और उनके सपोर्टर बोलेंगे हम तो पहले से बड़ा जीते हैं। बिल्कुल। ये प्रशांत किशोर कैसे कह रहे हैं मेरी लोकप्रियता कम हो गई? बिल्कुल बोलेंगे। इस देश में हम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं। मान लीजिए कि विराट कोहली ने 101 रन बनाए और बिल्कुल फ्लॉलेस 101 रन बनाए। किसी दूसरे इनिंग में विराट कोहली ने 140 रन बनाए, लेकिन उस दौरान उनके 6 कैच ड्रॉप हुए। तो किस इनिंग को आप बेहतर मानेंगे? लोग रिकॉर्ड पे तो दोनों में सेंचुरी लिखी जाएगी, लेकिन 140 की जब इतिहास लिखा जाएगा, रिकॉर्ड लिखा जाएगा, तो उसमें यह कहा जाएगा कि 6 कैच अगर नहीं छूटे होते तो शायद और अगर आप विराट कोहली से भी पूछेंगे कि आपकी इनिंग दोनों में अच्छी कौन थी तो बताएंगे 101 वाली। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि 2014 की जो विक्ट्री थी मोदी जी की, वो फ्लॉलेस विक्ट्री थी, होप की विक्ट्री थी। 2019 विश्वास की विक्ट्री थी। 2024 ऑल्टरनेटिव नहीं होने की विक्ट्री है। 2024 उनके सामने कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव, बेहतर चैलेंजर नहीं आया। इसके लिए उनका सपोर्टर तो कहेगा ही कि ठीक है, मैं उससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा हूं, वो जीत के आएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे भी। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हाट इट विल डू टू हिज फंक्शनिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर? टू माई माइंड ही विल स्टार्ट विथ ए बैंग, but he will face stiff resistance, not necessarily from political parties and formation, but from the people at large. और उसकी वजह यह है कि इन चुनाव में भी जो लोगों ने देखा समझा है, बात जिसकी हो रही है कि रूरल डिस्ट्रेस इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। दूसरा जो ग्रोइंग इनइक्वालिटी है, आपने भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, ग्रोइंग इनइक्वालिटी इज ए सिटिंग टाइम बॉम्ब। और तीसरा जो बेरोजगारी है, ये पुट टुगेदर दिस 3 थिंग्स, अनलेस इन द न्यू टर्म गवर्नमेंट डज समथिंग डिसाइसिवली डिफरेंट देन व्हाट दे हैव बीन डूइंग। जो उन्होंने आपको उत्तर दिया कि ट्रिकल डाउन वाली थियरी कि भाई कुछ लोग ऊपर जाएंगे फिर वो नीचे से लोग, वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो पेस है अगर वो मैनेज नहीं किया गया तो आई थिंक इट्स ए सिटिंग टाइम। द कॉम्बिनेशन ऑफ रूरल डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोइंग अनइक्वालिटी इन ए कंट्री एज लार्ज एज इंडिया, where you have 600 million people, 60 करोड़ से ज्यादा लोग दिन में 100 रुपए नहीं कमाते हैं, वो किसी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जहां तक बड़े निर्णयों का सवाल है, मैं देखता हूं कि वो शुरुआत करेंगे विथ ए बैंग। आई वुड सी इन ए ब्रॉड टर्म देयर विल बी मोर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ पावर एंड रिसोर्सेज। सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण की जो शुरुआत या जिसकी मतलब एक बू आ रही है, उसमें तेजी आएगी। लोगों को यह दिखेगा कि केंद्र सरकार जो है वो और ताकतवर हो गई है संस्थाओं के मुकाबले, राज्यों के मुकाबले, व्यवस्थाओं के मुकाबले। तो सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण बढ़ेगा। और मुझे जो सबसे उसमें स्पेसिफिक चीज दिख रही है कि शायद देयर माइट बी अ सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट टू कर्टेल द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी स्टेट्स के पास रेवेन्यू के लिए 3 सोर्सेज हैं, पेट्रोलियम, लिकर एंड लैंड। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को तुरंत जीएसटी में ले आया जाए, जो होना भी चाहिए, उसमें क्या बना। मैं यही बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि इसके लिए सपोर्ट भी है और अब मैंडेट भी आ गया और स्टेट कुड बी पुश्ड टू एक्सेप्ट दिस। लेकिन दिस वुड मीन लेसर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट्स एंड मोर पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, क्योंकि सेंटर एज पर द रूल तो उनको पैसे तो डिवैल्यूएट कर भेजने हैं, जीएसटी का एक हिस्सा राज्यों को मिलना है, लेकिन उसका जो ऑपरेटिव एलिमेंट है कि अगर सेंटर चाहे तो कुछ दिन के लिए आपका पैसा रोक सकता है, कोई एक विषय खड़ा करके आपके डेवल्यूशन ऑफ रिसोर्स को डिले कर सकता है। जैसे दूसरा है जो राज्यों के एफआरबीएम नॉर्म्स हैं, उसको मुझे लगता है कि और टाइटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। जैसे आपने तेलंगाना में देखा कि जो ऑफ बजट बोरोइंग स्टेट्स की है, उस पर मुझे लगता है कि तो ये बुरी बात क्या, अगर कोई स्टेट फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है ये नहीं और इंडेटेडनेस बढ़ती जा रही है, तो अगर लगाम कसने में, ताकि आप जितनी आपकी कमाई है उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो। आपने सवाल ये नहीं पूछा कि क्या सही करेंगे क्या गलत करेंगे, आपने पूछा कि बड़े निर्णय क्या लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण होगा
और उस दिशा में मैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो स्टेट्स की है उसको कम होता हुआ देखता हूं, और जो ये FRBM जैसे नॉर्म्स हैं उसको बहुत थोड़ा और कड़ाई से लागू, पहले भी ये नॉर्म है, पहले भी वो देश हित में था, लेकिन शायद पहले 2 टर्म में इतना उसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा था, उसको किया जा सकता है। दूसरे जो उनके बड़े निर्णय हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, CA जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल जिसको आप कह सकते हैं, इन निर्णयों पर भी सरकार बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तीसरा मैं समझता हूं कि जो पूरा एंटी करप्शन का जो एक फसाड है, फसाड तो नहीं कहूंगा, मतलब जो एक नैरेटिव कह लीजिए, चैटर कह लीजिए, उसमें भी आपको स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल दोनों स्तर पर चेंज दिख सकता है। जैसे कि पीएम ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जो करप्ट लोगों से पैसा लिया गया उसको जनता को नहीं, वो बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो ऐसे पब्लिक चैटर के लिए है। बड़ा मुद्दा ये है कि अगर मोदी जी के आप 2014 के भाषणों को देखेंगे तो एक बहुत लंबी चर्चा के बाद उन्होंने और उनकी टीम ने उस समय की ये तय किया था, और मोदी जी ने हर भाषणों में भी कहा था कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे और उसको एक समय सीमा में 1 साल का समय दिया जाएगा कि जो भी करप्ट है, विपक्ष का हो पक्ष का हो, आप भाई जितने भी आरोपी हैं या तो उनका आरोप सिद्ध करो या उनको फ्री करो। उस तरह के स्ट्रक्चरल डिसीजन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होंगे ही होंगे, बट हो सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे, चूंकि दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ मोदीज लीडरशिप दैट हैज इवॉल्व पोस्ट 2014, उसमें भी आपको इंडिया की असर्टिवनेस जो है वो थोड़ा दिख सकती है। जो हम लोग बाहर के डिप्लोमेट से जब मैं बात करता हूं, जो इंडिया के बाहर के जो लीडर्स हैं, तो 2 बात लोग बता रहे हैं कि इतना एग्रेसिव इंडियन डिप्लोमेसी टू एन एट सम टाइम एट द बॉर्डर ऑफ बीइंग एरोगेंट हम लोगों ने पहले नहीं देखी है। वो सही है गलत है वो अलग मामला है, मैं उन विषयों का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये चैटर कई डिप्लोमेट्स से आपको सुनने को देश में या देश के बाहर से मिल रहा है। तो उन चीजों पर भी आप देखेंगे कि थोड़ा बड़ा नैरेटिव उस क्षेत्र में बनेगा कि जो फॉरेन कंट्रीज के विज़ेवी कंट्री जो अभी आप देख रहे हैं कि कनाडा वाले जो इसका जनता तो उसको पसंद ही कर रही है, ताली बजा रही है। फिर अगेन वी आर नॉट गेटिंग इनटू मेरिट डिमेरिट, लाइकिंग डिसलाइकिंग, जनता पसंद करे न करे, मैं ये कह रहा हूं वो काम उसमें मैं तेजी देखता हूं, वो उन चीजों पर ज्यादा प्रोग्रेस दिखेगा या उसमें ज्यादा एफर्ट आपको दिखेगा। जैसे आप सुन रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में 20 आतंकवादियों को सो कॉल्ड उनको किसी ने मार दिया, तो इस तरह की जो एग्रेसिव समवॉट जो पहले यहाँ के चैटर में नहीं थी, जो एटलीस्ट पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं थी, उन चीजों को हम लोग थोड़ा और सुनेंगे और देखेंगे। अब तक हमने चर्चा की नतीजे की, अब तक हमने चर्चा की कि क्या फैसले हो सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि विपक्ष का इसके आगे अब क्या होगा। अगर फर्ज कीजिए फिर से बीजेपी की 300 से ऊपर सीटें आ जाती जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर भारत के विपक्ष का क्या बचा है, कहां पे है विपक्ष? पहली बात, मैं विपक्ष के बारे में हमेशा कहता रहा हूं और अभी भी मैंने कहा कि बिहार में, देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि 60% जनता हमेशा व्यवस्था से नाखुश है या व्यवस्था से उसको शिकायतें हैं या उससे बेहतर एक्सपेक्टेशन है। तो विपक्ष तो होता ही होता है, डिपेंड ये करता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, फॉर्मेशन है, उसको कितना वो कैपिटलाइज कर पा रही हैं, कितना गैल्वेनाइज कर पा रही है। तो विपक्ष आपको दिखेगा, वो विपक्ष शुरुआती दिनों में कम से कम अगर पार्टियों के फॉर्म में ना दिखे तो वो आपको जनता की ओर से दिखेगा। फिर मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। पहले जो 14 से 19 का जो टर्म था मोदी जी का, संख्या 2019 से 24 के मुकाबले कम थी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पब्लिक प्रोटेस्ट एक ही हुआ, वो लैंड एक्विजिशन बिल पर हुआ था। और इसकी चर्चा इतनी चैटर नहीं होती है, लेकिन वो फेसलेस था, पब्लिक का प्रोटेस्ट था और सरकार को 4 बार अध्यादेश सरकार ने रिन्यू किया, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ा। पूरे 5 साल में एक पब्लिक एजिटेशन ऑन रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंस। दूसरे टर्म में मोदी जी की ताकत ज्यादा रही है, संख्या ज्यादा रही है, लेकिन 3 बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और तीनों में सरकार को झुकना पड़ा। फार्मर्स प्रोटेस्ट में तीनों लॉ को वापस लेना पड़ा, CA/NRC को 4 साल तक एबेंस में रखा हुआ था, अभी लेकर आए हैं, और SC/ST एक्ट पर भी जो एजिटेशन शुरू हुआ, 7-10 दिन के अंदर सरकार को झुकना पड़ा। तो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ प्योर परसेंटेज टर्म्स देयर हैज बीन 300% इंक्रीज, 3 times increase in the second term. I see in coming tenure there will be more public protest or dissent of the scale that would be noticed, even if parties do not किस तरह की चीजों पे हो सकता है ये प्रोटेस्ट? मैंने बताया वो तीनों चीज, क्योंकि जो रूरल डिस्ट्रेस है, रूरल वेज, जो स्टैग्नेशन ऑफ रूरल वेज,
जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कोविड के बाद डिमोनेटाइजेशन, कोविड, जीएसटी जिसको कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं, उसका फायदा तो है कि आपका जीएसटी बढ़ रहा है, लेकिन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी उसमें उसका हिट भी हुआ है। और अगर उसको सरकार प्रोएक्टिवली एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है कि वो इन तीनों मुद्दों में किसी पर या इससे एसोसिएटेड मुद्दों पर, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी है, तो जो आरक्षण पर आंदोलन होता है उसको आप बेरोजगारी से लिंक करके देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोग खाली बैठे हैं। सरकार की मारामारी है कि 10 सीटें भाई मुझे पहले मिले कि आपको मिले। अगर देयर वुड हैव बीन प्लेंटी ऑफ जॉब्स देन प्रॉब्ली देयर वुड बीन लेस पीपल लेस वरीड अबाउट रिजर्वेशन पर से। तो मुझे लगता है कि ये तीनों मुद्दे सरकार के लिए हेडेक बने रहेंगे और इसको लेकर पब्लिक प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों का भविष्य, इफ कांग्रेस इज willing and able to change the status quo in their leadership, in their approach, I think they would have a very good chance going forward because 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई होगी। जब आप कह रहे हो कि लीडरशिप बदलने की जरूरत है, स्टेटस को बदलने की मैं जरूरत है, लीडरशिप तो बदलने की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो माइंड सेट है। देखिए, आप जो कांग्रेस को या राजनीतिक पार्टियों को करीब से देख रहे हैं, वो ये बताएंगे कि बाई एंड लार्ज कुछ चेहरे बदल सकते हैं, अहमद पटेल की जगह वेणुगोपाल आ गए होंगे, लेकिन जो कांग्रेस के फंक्शनिंग का जो तरीका है, डिसीजन मेकिंग है, वो बाई एंड लार्ज 14 और 24 में बिल्कुल बदला नहीं है, बिल्कुल नहीं बदला है। बीजेपी को आप देखिए, उनको 2004 में वो हारे, 9 में हारे, 14 में जो बीजेपी चुनाव लड़ी वो एक नए नेतृत्व में नए तरीके से, भले सही हो गलत हो, लेकिन उन्होंने उसको चेंज किया। वो आडवाणी जी जब हारे, आडवाणी जी के नेतृत्व में जब भाजपा हारी, तो दे डिडंट कंटिन्यू विथ इट, दे चेंज, दे destabilize the status quo, they tinkered with it at least to begin with। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जब स्टेटस को से हटना होगा, वो लीडरशिप में है, उनके काम करने के तरीके में है, पब्लिक आउटरीच में है, हर चीज में। स्टेटस को से अगर नहीं हटेंगे तो सिर्फ आप चाहे किसी ए को बनाइए, बी को बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इफ दे डू दैट, दे वुड पुट ए फॉर्मिडेबल चैलेंज, दे कुड पुट फॉर्मिडेबल चैलेंज टू मोदी जी। अपने लीडरशिप की बिकॉज यू हैव टू सी इट in conjunction with internal weakness of BJP, which I have been telling, मतलब लोग पूछते रहते हैं बीजेपी की क्या कमजोरी है, तो इन 10-12 सालों में जो बीजेपी की एक कमजोरी जो बढ़ती ही जा रही है एक तरीके से, जो कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, द ओवर डिपेंडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी। तो जैसे कांग्रेस की हालत थी, एक समय आया कि इंदिरा जी पे उनकी डिपेंडेंस इतनी हो गई कि जिस दिन इंदिरा जी थोड़ी अनपॉपुलर हुई तो सेकेंड लाइन कुछ बचा नहीं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी उस दिशा में बढ़ गई है, जहां पर कि उनकी पूरी डिपेंडेंस जो है वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी पर है। अगर वो थोड़ा सा हिला, एज वी गो अलोंग, हीज पॉपुलैरिटी, हीज एबिलिटी टू ट्रांसफर वोट, हीज एबिलिटी टू फेच वोट फॉर एट एवरी लेवल, बी फ्रॉम पंचायत टू असेंबली टू लोकसभा, विल बी अफेक्टेड एंड डेटा इज ऑलरेडी सजेस्टिंग दैट इट इज ऑलरेडी गेटिंग अफेक्टेड। मुझे लगता है कि वो दिक्कत आएगी। इसकी एक दूसरी थ्योरी भी हो सकती है। आप ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता यहां से घटेगी ही? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटेगी, ऑलरेडी लोकप्रियता घटे या न घटे, उनकी हिज एबिलिटी टू फेच वोट इज गोइंग डाउन। डेटा इज वेरी क्लियर। 2014 से 2019 क्या डेटा मैं बता रहा हूं, 2014 से लेके 2019 के बीच में जो बीजेपी ने जितने भी असेंबली चुनाव लड़े अक्रॉस इंडिया, उसमें बीजेपी का अंडर परफॉर्मेंस मोदी जी के लीडरशिप में विज़-वी लोकसभा हैज बीन क्लोज टू 3 परसेंटेज पॉइंट। मतलब अगर बीजेपी को लोकसभा में 31% वोट मिले तो ऑन एन एवरेज 3 परसेंटेज पॉइंट वोट उनको कम मिला विधानसभा में। 2019 से 2024 के बीच में यह बढ़कर हो गया है करीब 8 से 9%। तो मोदी जी वही हैं, संगठन पहले के मुकाबले मजबूत ही हुआ है, उनके पास रिसोर्स ज्यादा है, लोग जानते ज्यादा है, उन्होंने काम भी किया। इसके बावजूद his ability to make people vote for somebody who is representing BJP but not himself, not Modi ji himself, has gone down almost by 200-300 percentage point। एक समय आएगा कि वो डायरेक्शन अभी चेंज होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। और अभी लोकसभा में भी जो आपको कई लोगों को लड़ाई दिख रही है वो उसी का फंक्शन है कि जब मोदी जी का खुद का भी चुनाव है तो लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन जो लोकल प्रतिनिधि है, जो एमपी है, उसको गाली देकर वोट दे रहे हैं कि भाई तू ये तो बिल्कुल ही खराब है, मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं एक बार। तो ये कोई
विशफुल थिंकिंग नहीं है। हार्ड डेटा इज आउट देयर विच इज शोइंग दैट हिज एबिलिटी टू फेच वोट फॉर हिज पार्टी, फॉर हिज लीडर्स इज गोइंग डाउन ओवर लास्ट 10 years। इस पे एक और सोच भी है, पिछले 5 साल में जो अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल थी वो एक्सेप्शनल थी। वंस इन 100 years पैंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, इसराइल ईरान में टेंशन्स चल रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ। तो बीजेपी की नजर से जो लोग इसको देखें वो ये थ्योरी भी दे सकते हैं कि भाई जो पिछले 10 साल में भारत में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अब वो यहां से इंडिया स्टोरी टेक ऑफ करेगी। आप ये मान के चल रहे हैं कि स्थिति खराब ही होगी बेरोजगारी को लेकर, रूरल डिस्ट्रेस को लेकर, मैंने ऐसा नहीं, लेकिन पिछले 5 साल में स्थिति बहुत खराब रही है जो आगे चल के हो सकता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लीजिए, मिड 70s में एक इन्वेस्टमेंट साइकिल भी तो स्टार्ट हो सकता है। आप ये क्यों अज्यूम करेंगे स्थिति खराब ही होने वाली? सही बात है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि खराब होने वाली है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो स्थिति है, अगर इसमें कोई ड्रामेटिक इंटरवेंशन नहीं होता है तो ये स्थिति आपको पॉलिटिकल रिपरकशन उसका दिखेगा। तो मैं उल्टा सवाल पूछता, आपने पूछा, आपने कहा कि भाई पिछले 5 साल में कोविड हो गया, ये तो वंस इन ए सेंचुरी थिंग थे, फिर हमेशा तो होगा नहीं, 2 साल मेरे इसमें बर्बाद हो गए। तो भाई इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं। हु आर वी टू से कि 2 साल में कोई दूसरा पेंडेमिक ना होगा? हु आर वी टू से कि देयर विल बी नो अदर वॉर? नहीं, अगर नहीं हुआ तो स्थिति बेहतर भी हो सकती है। ये कह नहीं सकते हैं ना, पीछे एयर टर्बुलेंस था, देखिए आगे खुला आसमान भी तो हो सकता है। फिर अगर खुला आसमान होगा भी, आप उस आधार पर तो प्रेडिक्शन कर नहीं सकते हैं, अननोन्स के आधार पे। आप आगे की प्लानिंग, आगे के बारे में असेसमेंट तो जो आपके हाथ में है उसके आधार पर कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 10 साल के कुछ अच्छे कामों, बहुत सारे अच्छे कामों के बावजूद, जैसे मोदी जी की पॉपुलर सपोर्ट क्यों है? लोग ऐसा जेन्युइनली मानते हैं कि देश में सुरक्षा की स्थिति सुधरी है, अच्छी हुई है। लोग ऐसा जेन्युइनली मानते हैं कि विदेशों में भारत की छवि सुधरी है, सुधरी हो ना सुधरी हो, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। लोग 370 को एक बहुत बड़ा नेशन के लिटरली रीयूनिफिकेशन के तौर पर देखते हैं कि भारत का एक तरह से एक भाग उसको जोड़ लिया गया। एक जेन्युइन मोदी जी को सपोर्ट इस बात के लिए है कि टॉप लेवल पे विजिबल करप्शन कम हुआ है। एक जेन्युइन सपोर्ट इस बात के लिए को लेकर है कि भाई लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो ये 6-7 चीजें और हैं, इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट ब्रॉडली ये 5-6 चीजें हैं जिसकी वजह से मोदी जी के लिए पॉजिटिव सपोर्ट है। लेकिन इक्वली जो लोग उनके विरोध में हैं वो मुख्यतः मुझे लगता है वो 4 वजह से हैं। एक जो बड़ा वर्ग है जो समझता है कि यार ये हिंदू मुस्लिम वाला डिवाइड, समाज को डिवाइड करके रूल करते हैं या वोट लेते हैं, उसके लिए एक जेन्युइन जो लोग डिसैटिस्फाइड हैं या उनके अपोजिशन में खड़े वो उस वजह से हैं। दूसरे वो लोग उनके विरोध में खड़े हैं जो मानते हैं कि ये इनकी सरकार में गरीबों का उतना चिंता, गरीबों की चिंता नहीं हो रही है, वेलफेयर तो हो रहा है लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब पीछे छूटता जा रहा है। तीसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण जो जनता है जो दिल्ली के चमक और चौंध से थोड़ी दूर है, उसकी चिंता नहीं हो रही है, वो आदमी तो पीछे छूटता जा रहा है। और चौथा जो बेरोजगार जो युवा है कि भाई रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। इन 4 जो वास्तविक कंडीशन है, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपको परेशानी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं को इग्नोर करेंगे, मैं ये बता रहा हूं कि ये 4, जैसे आपको 5 में आपके सपोर्ट के पॉइंट गिनवा रहा हूं, वैसे ये 4-5 आपके रियल डिसेंट के इशू भी हैं। उसको आप अंडर द कारपेट बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं। नाउ इट ऑल बोथ इश्यूज तराजू पे एक तरह से दोनों साइड हैं। कभी अभी आपका सपोर्ट ज्यादा है तो ये रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पलड़ा हमेशा नीचे रहेगा। तो अगर विपक्ष के पलड़े को ऊपर आना है तो क्या आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप का स्टेटस को चेंज होना चाहिए? नहीं, उनके फंक्शनिंग का, उनके स्ट्रक्चर का, उनके प्रयासों में स्टेटस को से उनको अलग हटना चाहिए। जो अभी तक वो 15 साल करते रहे, देखिए सुधार होगा कब? जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप में कोई कमी है, आप सुधार करेंगे कैसे? स्टेटस को क्या दिखाता है? ये मेंटल इग्नोरेंस दिखाता है, या तो आपका इग्नोरेंस का नतीजा है, या आपके मेंटल लेजीनेस का, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस का नतीजा है, या फिर एरोगेंस है कि भाई हम मान रहे हैं कि हम तो सही हैं, पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है। यही तो 3 चीज हो सकती है। या तो आप इग्नोर्ड हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपके हिसाब से क्या है इसमें? मुझे लग रहा है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांग्रेस नॉट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग कि लोग क्यों नहीं वोट दे रहे हैं। दूसरा लेजीनेस, कि उनको कुछ मालूम भी है कि किस वजह से नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको सुधारने के लिए जितना एफर्ट कर रहा है वो एफर्ट या वो विल नहीं उनके पास। और तीसरा कि कहीं ना कहीं उनको ये एरोगेंस भी है कि उनको लगता है कि अगर पब्लिक वोट नहीं दे रही है
तो आज नहीं तो कल उनको धक्का लगेगा, वो उनको समझ में आएगा, तब आकर हमको चुन लेंगे। सो अनटिल एंड अनलेस कांग्रेस gets rid of, first accepts that there is a problem and gets rid of this combination of ignorance, laziness and arrogance, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला। राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि दो थ्योरी हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो इस वक्त के सलाहकार हैं वो मानते हैं कि नतीजा जब आएगा, अगर मोदी जी जीतते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को राहुल की लीडरशिप की जरूरत है। वो कहते हैं कि जब राहुल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तभी 3 हिंदी हार्टलैंड में हम जीते, और उसके बाद 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया पद से। तो वो तो सोच रहे हैं कि इसके बाद ब्रिंग राहुल बैक, ये क्लैमर और बढ़ने वाला है। देखिए, जब पार्टी आपकी है, आपके परिवार की है, तो पार्टी हारे या जीते, जब तक आप चाहें तब तक आप बने रहेंगे और आपको उस तरह के सलाहकार कोई ना कोई पॉइंट निकालकर उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए उसके पक्ष में देते रहेंगे। अगर आप अखिलेश यादव हैं तो आपको 2014 में भी 5 सीट आया, 2 विधानसभा आप हारे, 2019 में भी 5 सीट आया, इस बार भी अगर मान लो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ये तो कहेंगे नहीं कि अखिलेश यादव को हटा किसी दूसरे को बना दो। तेजस्वी यादव को अगर 0 सीट भी आया, जनता दल के इतिहास में लालू जी के पार्टी में पहली बार उनको बिहार में 0 MP आए, तो भी लोग तो यही कह रहे हैं भाई तेजस्वी ही भविष्य है। तो कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, खासकर जो कांग्रेस के मतलब राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं। सच्चाई क्या है? 2014 का चुनाव राहुल गांधी, उनकी टीम, उनके सलाहकार, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। भले उस समय मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी थे, चला तो कांग्रेस राहुल जी ही थे। 2019 में तो खुद ही वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नैरेटिव सेट किया, उनके CWC के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, नहीं किया, लीडर ने किया कि नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन नेतृत्व तो उन्हीं के पास था। और इस बार भी खड़गे जी भले ही हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कांग्रेस में ऐसा मटेरियल डिसीजन हुआ हो जो राहुल जी के सहमति के बगैर हुआ हो, चाहे वो दिखा कुछ भी दे। सच्चाई ये है और सबको मालूम है। आप इसको झुटलाना चाहते हैं तो फिर वही मेरी पहली बात पे आ गए कि आप जब मान ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम है तो अब सुधार होगा क्या? तो जब आप 3 चुनाव अपने नेतृत्व में, अपने रणनीति पे, अपने टीम के साथ लड़े और उसमें सफलता किसी वजह से नहीं मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोरली, इथिकली, स्ट्रैटेजिकली एंड टैक्टिकली ऑल्सो यू शुड जस्ट टेक ए ब्रेक। मैंने ये बात पीटीआई के एक इंटरव्यू में कही और बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ कि मैं कह रहा हूं राहुल गांधी संन्यास ले ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी संन्यास ले ले, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर के हिस्टोरिकल जो एग्जाम्पल्स हैं, जब आपको लगातार सेटबैक हो रहा है आपके सारे प्रयासों के बावजूद, तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग ए स्टेप बैक, थिंक, लेट समबडी एल्स रन। कौन हो सकता है ये सब? अब मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए, आप तो देखते हैं अभी जो उनकी करंट टीम है उसमें कप्तान कौन हो सकता है? ये हु एम आई टू से दिस? मैं आपको बता रहा हूं कि जिस पर भी उनका भरोसा है, ये मानना कि कांग्रेस आज के फॉर्मेशन में, आज की तारीख में कोई ऐसा आदमी लीड करेगा जिस पर कि गांधी फैमिली का भरोसा ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो उस सिनेरियो की बात ही ना करें कि ये आदमी बन जाएगा, वो आदमी बन जाएगा कांग्रेस में, वो नहीं होने वाला है। कांग्रेस से कोई खड़ा होके गांधी फैमिली के खिलाफ रेबल होके इस कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं कर सकता है। तो इट हैज टू बी, इट बॉइल्स डाउन टू द गांधी फैमिली, देयर विजडम। जैसे सोनिया जी ने कभी किसी जमाने में कहा कि आई एम टेकिंग ए स्टेप बैक, लेट नरसिम्हा राव रन द शो। वो अच्छा किया, खराब किया, बाद में जब उनको जरूरत हुई वो वापस भी आई। आई थिंक अगेन स्ट्रेटेजिकली, मोरली, टैक्टिकली राहुल जी को अगर नतीजे उनके हिसाब से नहीं आते हैं तो जबरदस्ती का, जिसको कहते हैं ना धूल में रस्सी बनाना, वो ना करें। आप टेक ए स्टेप बैक, लेट समबडी हुएवर यू ट्रस्ट लीड द कांग्रेस फॉर कपल ऑफ इयर्स। होगा। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से बेहतर कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? मैं इतना जानता हूं कि हुएवर कम्स हु ब्रेक्स द स्टेटस को विल गेट द बेटर रिजल्ट, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। क्योंकि 10-15 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई है। अब जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस अपने आप को सुधारे, वो स्टेटस को ब्रेक करे, और जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, जो राहुल जी के समर्थक हैं, सही में उनको भी हाथ जोड़ के ये कहना चाहिए कि सर आप 2 साल 3 साल ब्रेक ले लें, 2 साल ब्रेक ले लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेट समबडी एल्स रन इट। अगर कांग्रेस बेहतर करने लगती है तो भी आप आ सकते हो। मान लो कि 2 साल के आपके उस चेंज के बाद कोई असर नहीं होता, फिर भी आप वापस आ सकते हो। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ये काम कर सकती है? नहीं, कोई भी कर सकता है भाई, उनका भरोसा तो उनके लोगों पर ही होगा। अब राहुल गांधी, बच रहे हैं मेरे से। नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, राहुल कनवल को तो प्रेसिडेंट बनाएंगे नहीं, वो तो उन्हीं लोगों को बनाएंगे जिनमें से किसी, अगर वो डिसाइड करते भी हैं कि किसी को बनाना है तो उन्हीं को बनाएंगे जिन पर उन लोगों का भरोसा है। जैसे 19 में उन्होंने इस्तीफा दिया। अगेन आई ऑलवेज लुक बैक व्हाट हैज हैपेंड।
19 में राहुल जी ने इस्तीफा दिया, उनको प्रशांत किशोर की एडवाइस क्या जरूरत है, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया 19 में। देने के बाद क्या हुआ, उनकी माताजी कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट रही 3 साल। तो भाई इसमें कोई नुकसान नहीं है कि जिन मूल्यों का हवाला देकर आप 19 में इस्तीफा दिए थे, उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखकर या अपने पार्टी के, देश के भविष्य के लिए आप किसी दूसरे को 1-2 साल चलाने का मौका दें। अगर अच्छी स्थिति हुई तो भी आप लीडर हैं, और अगर स्थिति अच्छी नहीं हुई तो यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड रेस्क्यू कांग्रेस। नहीं, क्या प्रियंका गांधी ये काम कर सकती हैं? आप सवाल का जवाब नहीं दे, समझ भी रहे हो फिर बच रहे हो। नहीं, मैं समझने और भाई हु एम आई टू से कि भाई वो प्रियंका गांधी को बनाना चाहिए कि सोनिया जी को बनाना चाहिए कि किसी नन गांधी को बनाना चाहिए, ये निर्णय पार्टी का होना चाहिए। हु एम आई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसी दूसरे को बनाना चाहिए। आपकी लंबी बातचीत हुई थी कांग्रेस के नेताओं से, गांधी परिवार से, कांग्रेस में जुड़कर काम करने के लिए, तब बातचीत फेल रही। अगर नहीं, बातचीत फेल नहीं रही। 2024 के चुनाव के बाद एक बार फिर से रिश्ता बन सकता है क्या? नहीं, देखिए मैंने तो जब बंगाल के चुनाव के बाद 1.5 साल तक मेरी उनसे लंबी चर्चा कई स्तरों पर चली। उसका एक कल्मिनेशन मीडिया ने देखा, जिसमें 5-7 दिन कांग्रेस के, गांधी परिवार और 10-15 लीडर्स के साथ बैठकर हम लोगों ने बिंदुवार इस बात की चर्चा करी कि क्या करने से कांग्रेस की स्थिति अगले 5-10 साल में सुधर सकती है। सहमति भी बनी, वार्ता कोई फेल नहीं हुई। उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो मुझे उन्होंने जिम्मेवारी दी और उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम उन्होंने दिया EAG, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, कि हम एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाएंगे, आप उसमें शामिल हो जाइए और आप ये जो प्रोग्राम बता रहे हैं इसको हम लोग मिलकर करेंगे। मुझे उस समय ऐसा लगा और मेरा असेसमेंट था कि भाई इससे तो ये होगा नहीं, और उसकी वजह मैंने उनको ये बताई कि कांग्रेस के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा EAG का कोई प्रोविजन है नहीं। कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का प्रोविजन है, उन पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोविजन है, CWC का प्रोविजन है। तो अगर आप कांग्रेस में जिस तरह के प्लान की चर्चा हम लोग के साथ की गई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो तो कांग्रेस में स्ट्रक्चरल आमूलचूल परिवर्तन की बात थी। उतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि साइड में एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रही हो तो कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैंने मना कर दिया। मना करके मैं अपना काम कर रहा हूं। उन्होंने EAG बनाई। EAG कांग्रेस में आज बनी हुई है उसी मीटिंग के आधार पर। किसी को नहीं पता है कि वो EAG क्या कर रही है। तो विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आई कैन से कि व्हाट आई प्रेडिक्टेड दैट टाइम कि भाई इस तरह की बॉडी कांग्रेस में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकती है। मोर और लेस वो सही साबित हुआ। लेकिन अगर कांग्रेस उन चीजों को लागू करना चाहे, अपने आप को रीइनकार्नेट करना चाहे, तो उसको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है क्या करना है, उनको करने के लिए विल चाहिए। जवाब दीजिए ना, आपको अगर फिर से ऑफर मिलता है, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसे आप बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे बात कर रहे होंगे आप। क्यों बात करेंगे? मैं तो मन तो है आपका, मैं तो 2 साल से। आपको लगता है कि टर्न अराउंड हो सकता है, दिली दिल तो आपका मन है उसमें भाई। अब मेरे मन की बात अगर आप जानते हैं तो उस पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, जो विजडम सोशल लाइफ में है कि कथनी पर नहीं करनी पर जाइए। 2 साल से मैं क्या कर रहा हूं? 2 साल से मैं बिहार के गांव-गांव में घूम रहा हूं। अगर मुझे कांग्रेस में कुछ काम करना होता तो मैं कांग्रेस में लॉबिंग कर रहा होता, नेताओं से मिल रहा होता, राहुल जी के लिए अच्छा बोल रहा होता। वो सब तो मैं कर नहीं रहा हूं। मैं अपना काम, मैंने जीवन के अपने 10 साल अब तय कर लिया है और उसके 2 साल मैंने बिहार में बिता दिए। तो मैं अब उससे पीछे हटने वाला हूं। 8 साल बचे हैं। मिनिमम 8 साल बचे हुए। मैंने अपना तय किया हुआ है कि मेरे अब जीवन का जो मीडियम टर्म गोल है वो ये है कि बिहार में मुझे व्यवस्था बदलनी है, बिहार को सुधारना है। बाकी कांग्रेस का क्या होता है? जन स्वराज आपका प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोग काफी चर्चा करते हैं, उसमें क्या आपको दम दिखता है कि वो बिहार की राजनीति को बदल सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति के युग का खत्म हो रहा है, ये तो किसी को भी नजर आता है। लेकिन वहां पर लोगों से अगर आप चर्चा करें तो उनको तेजस्वी में एक नया युवा चेहरा दिखता है, जो कि नौकरियों की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है। तो आप उसमें कहां फिट बैठेंगे? अगर वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है भी जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तो आरजेडी क्या जाएगी कि आपके पास आएगी? चलिए ठीक है, तो आप मेरे से यहां बैठाकर पूरे देश की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं और आप दर्शकों को बता रहे हैं कि भैया ये बहुत शार्प इनका माइंड है, इनको पॉलिटिकल समझ है, ये वो। तो मुझे आंध्र की समझ है, मुझे केरला की समझ है, मुझे बंगाल की समझ है, लेकिन मुझे अपने राज्य जहां मैं हर दिन सालों भर सुबह शाम तक रह रहा हूं, आपके अनुसार मुझे बिहार की समझ नहीं है। तो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। 1 मिनट, आप भैया 1.5 साल बाकी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं प्रयास कर रहा हूं। 25 में वहां चुनाव होगा।
चुनाव होगा तो आपको दिख जाएंगे नहीं, वो नतीजे। इसलिए ना क्योंकि आपने क्रिकेट का जिक्र किया, तो अगर मैं क्रिकेट का ही एग्जांपल दूं तो कोच रणनीति बनाता है, कप्तान बैटिंग करता है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजिस्ट और कोच अच्छे हैं, नॉन प्लेइंग कोच अच्छे हैं, या खेल भी सकते हैं, रन भी बना ठीक सकते बात है। ये सवाल जो है कि भाई ये तो रणनीति बनाते थे, ये पॉलिटिशियन कैसे बन जाएंगे। अब जितने लोग सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं वो पॉलिटिशियन बनने से पहले कुछ तो करते थे। कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता था, कोई बिजनेसमैन था। तो अगर कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन सकता है, अगर कोई आरएसएस का प्रचारक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन सकता है, अगर कोई वकील पॉलिटिशियन बन सकता है, तो चुनाव की समझ रखने वाला, चुनाव लड़ाने वाला क्यों नहीं पॉलिटिशियन बन सकता? ये बता दीजिए लॉजिक। आपने अपने हिसाब से मुझे कोच बना दिया, अब कह रहे ये प्लेयर बनेंगे कैसे? अरे भाई हम कोच थे कहाँ? हम तो जैसे दूसरे प्रोफेशन है उस तरह से राजनीतिक सहयोगी के तौर पर आपने कहीं काम किया। अब आपने अपनी समझ से एक प्रयास शुरू किया है, और जो मैं प्रयास कर रहा हूं जनता के सामने है, और मैं कोई बड़े दावा करता नहीं हूं। आप 25 के अभी चुनाव होंगे। आपको लग रहा है आपकी सरकार बन रही है, प्रशांत किशोर सीएम होंगे बिहार के? प्रशांत किशोर तो अभी कोई दल बनाए नहीं है, ना हमने अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित किया है। लेकिन मैं आपको कैमरे पे अभी कह रहा हूं, और एक बार आपसे मेरी इस पर पूरी खिचपिच हुई थी कलकत्ता में, जब मैंने कहा था कि बिहार बंगाल में बीजेपी को 100 नहीं आएगा। आप मित्र हैं तो आपने कहा था प्रशांत जी ये बात मत कहो, बीजेपी के ट्रोल आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको 100 से नीचे तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा था नहीं, बिल्कुल अगर 100 से ऊपर आया तो मैं काम छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा जीवन में। बीजेपी कितने आए? 77। तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, 25 में बिहार में जन सुराज अपने दम पर जीत कर आएगा, और अगर न आए तो आप प्रशांत किशोर को ढूंढ लीजिएगा, तब भी मैं मिल लूंगा, और मुझे कैमरे पर बैठाकर पूछ लीजिएगा पूरे देश के सामने कि भाई तुमने ये कहा था, और फिर मैं ये सारे प्रयास छोड़कर वो प्रयास करूंगा जो आप मुझे सलाह देंगे। नहीं, मेरा सलाह देने का काम ही मैं नहीं, आपको लेकिन ये बता बड़ा रहा हूं। मुश्किल है, क्योंकि सर बिहार की राजनीति मेरे भाई जितना बिहार की राजनीति आप समझते हो जाति के इर्द गिर्द घूमती है। आपको कौन सी जातियां सपोर्ट करने वाली हैं? ठीक है, जैसे एकदम यादव, अच्छा, मुस्लिम अच्छा, और जो बैकवर्ड कास्ट है वो तेजस्वी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, एमबीसी जेडीयू के साथ है, अपर कास्ट बीजेपी के साथ। आपके साथ कौन है सर? कोई नहीं है सर, हमारे साथ तो कोई नहीं है। आप तो कर्नाटक में भी पॉलिटिक्स कवर करते हैं, वहां वो कलिगा लिंगायत नहीं है। आप गुजरात में पॉलिटिक्स कवर करते हैं, वहां पर पटेल क्षत्रिय नहीं है। आप यूपी में पॉलिटिक्स कवर करते हैं, वहां पे एमबीसी राजपूत ब्राह्मण कोयरी कुर्मी नहीं है, सब है। तो फिर क्यों बिहार को सिंगल आउट कर रहे हो कि जाति के आधार पर राजनीति होती है? आपके साथ कौन है भाई? उसकी एक बात छोड़ दीजिए। पहले तो ये जो नजरिया आप लोगों ने बनाया हुआ है, जो सो कॉल विद्वान लोग हैं कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है। मेरे भाई, अगर बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है तो बिहार में मोदी जी को वोट कौन दे रहा है? हर चीज नहीं, बहुत चीज जाति पे होता है। अब आप नेता की तरह बात करें, हर चीज तो कहीं पे भी जाति पे नहीं, लेकिन जाति बहुत अहम फैसला है ये तय करने में कि किस कैंडिडेट को वोट पड़ेगा। ये तो हर नेता मानता है, कैमरे पे माने ना माने। मैं कैमरे पे मान रहा हूँ भाई। फिर मोदी जी को बिहार में वोट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? मोदी जी की जाति कितने लोग रहते हैं बिहार में? नहीं, बहुत कम। बहुत कम नहीं रहते हैं। उन्होंने अपने आप को ओबीसी नेता के तौर पर अच्छा, बैकवर्ड तो अगर उन्होंने अपने आप को एक विकास पुरुष के तौर पर, हिंदुत्व लीडर के तौर पर बनाया है, और उनके जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसके जरिए वो समाज के जातीय समीकरण को साधते हैं, यही तो कहोगे आप। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जनसुराज में 243 में प्रशांत किशोर ही लड़ेंगे। आप तो अगड़ी जमात से आते हो ना खुद। अभी हम अगड़ी से आए, पिछड़े से आए। फिर 243 सीटों पर प्रशांत किशोर तो लड़ेंगे नहीं, तो हम भी बिहार के समाज के ही लोगों को लड़ाएंगे। और आप ये कैसे जानते हैं कि जनसुराज का चेहरा कौन होगा, अगड़ा होगा कि पिछड़ा होगा? आप ये कैसे जानते हो? अरे आप इतनी मेहनत दूसरे के लिए थोड़ी करें, चेहरा तो आप ही होंगे, अगर होंगे भी तो। इससे ज्यादा मेहनत मैंने बंगाल में करी है। आपको कैसे आप मालूम? बोल रहे किसी और को चेहरा बना अरे आपको ये कैसे मालूम है? मैं आपको एक चीज ही कह सकता हूं। आप अगर आप मेरे से बोला कैसे आप कह रहे हो बीजेपी के 100 से कम आएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूं 100 से कम आएंगे। मैं आपको कह रहा हूं जनसुराज 2025 में बिहार में जीत कर आएगा। कैसे आएगा, क्या होगा, स्वाभाविक है, उसके लिए बहुत परिश्रम करेंगे। अकेले जीत के आएगा, अलायंस में? अकेले 243, मतलब आपको एक पता चला आपने आरजेडी से अलायंस कर लिया। सुन तो लो मेरे भाई, आपको जबरदस्ती आप आरजेडी को बड़ा बनाए जा रहे हो, ऐसे दल को जिसकी कुछ है ही नहीं वहां। अच्छा। आपको आरजेडी बहुत बड़ा दल दिख रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ ऑपोजिशन में अगर आप हो तो आपने उनके अलायंस में ज्वाइन कर लिया। मैं सुन तो लो आप। कैमरे पे आप तो डेटा सेंटर चलाते हो, मतलब आपके फॉर्म में चलता है और आप डेटा उटा को समझते हो। पिछली बार आरजेडी बिहार अपने दम पर कब जीत कर आई थी वो मुझे जरा बता दो। पिछली बार आरजेडी, आज से 35 साल में आरजेडी बिहार नहीं जीत कर आई है, और आप कह रहे हो कि उनके अलावा किसी की कोई जगह ही नहीं है। अगर किसी की जगह ही नहीं है तो 35 साल से आरजेडी बिहार जीती क्यों नहीं है?
गजब हाल है भाई। आप लोग मतलब मानने को तैयार ही नहीं है। तब बेसिकली कह रहे हैं कि कांग्रेस में वापस जाने का आपका कोई इरादा नहीं, आप अपना बिहार में ही राजनीतिक दल चलाते हैं। दो चीजें लिख के दे देता हूं, अगर उससे आगे पीछे हो तो आप मुझे तुरंत बुलाकर पब्लिक के सामने नंगा कीजिएगा। जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं, बिहार में, और पूर्ण बहुमत से जीतकर जनसुराज वहां पर अगले विधानसभा में नहीं आया तो आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार। क्या करने को तैयार बता दो अभी, सामने क्योंकि रहेगा वीडियो। जो कहो, आप कहो भी बिहार की ओर देखना नहीं, मैं देखूंगा नहीं। आप मुझे क्योंकि एक जो आपके क्रिटिक्स हैं प्रशांत, वो कहेंगे कि आपका अहंकार बहुत है, कि मेरा आपका अहंकार बहुत है, arrogance। ठीक हाँ, है। तो वो कहते हैं कि इस तरह का आदमी पर्दे के पीछे तो रह सकता है, लेकिन जब वो आगे जाता है, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो लोग ये कह रहे हैं कि इस आदमी का अहंकार इतना है कि ये पर्दे के पीछे रह ही नहीं सकता है। अब आप कह रहे हैं कि ये पर्दे, इसका अहंकार इतना है कि पर्दे के पीछे रह सकता है, सामने नहीं रह सकता है। तो पहले आप अपना तय कर लो कि कहना क्या चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने लोगों के साथ आपने काम किया, कहीं ना कहीं आपसे उनका रिश्ता बिगड़ जाता है। आप नीतीश कुमार के बहुत नजदीक थे, नीतीश कुमार से आपका रिश्ता बिगड़ गया। तो लोग ये एक्यूज कर रहे हैं, आप मेरे टाइमलाइन पे आ जाइए, कि ये तो मोदी का एजेंट है। आप कह रहे हैं कि मेरा मोदी से रिश्ता बिगड़ गया, और पब्लिक कह रही है कि मेरे मोदी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा नीतीश से रिश्ता बिगड़ गया, मैं जानता हूं कि नीतीश से मेरा क्या रिलेशन है, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है, और राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर नेसेसरली मैं उनका फ्लैग बियरर हो जाऊं, ये अलग बात है। मेरा नीतीश जी से बहुत अच्छा संबंध है, मैं उनके साथ उनके घर में, हाँ बिल्कुल आज भी उनसे मेरा व्यक्तिगत क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए, पूरे बिहार में जितने नेता भी हैं, कोई अगर ये कह सकता हो जो नीतीश कुमार के साथ उनके घर में 2 बरस तक एक साथ रहता था, एक साथ उठना, एक साथ खाना, जब हम लोग एक परिवार के नहीं हैं, इसके बावजूद अगर मैं नीतीश कुमार का आज विरोध कर रहा हूं, तो वो विरोध व्यक्तिगत नहीं है, वो विरोध बिहार के विषय को लेकर है। संभव है वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं उससे बिहार का फायदा नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। नहीं, क्योंकि सिर्फ नीतीश का मामला नहीं है। आपने 5 साल पहले जगन रेड्डी का कैंपेन चलाया जी, और उनको आपने कामयाबी भी दिलाई जी। चलो इतना तो मान रहे हो, और इतना तो आप मान रहे हो, उन्होंने भी एफर्ट किया, उन्होंने भी पदयात्रा में काफी एफर्ट किया, आपने भी स्ट्रेटेजी बनाई। अब आप में और उनमें 36 का आंकड़ा हो गया। अरे सर, बाप बाप कर रहे हैं वहां पे सब लोग, एकदम आपसे परेशान हैं, क्योंकि आप टीडीपी से जाके मुलाकात कर रहे हैं। आप लोग को अब आप एकदम ही उल्टे हो गए। नहीं, सुनो, ऐसा है ना मेरे भाई, आपको ये मानना ही नहीं है। हमने बंगाल चुनाव के बाद कहा कि हमने इस काम को छोड़ दिया, तो आप लोग कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं, कैसे छोड़ेंगे, तो ये बिजनेसमैन आदमी है, राजनीतिक रणनीतिकार है। 2 मई 2021 के बाद से अगर मैं आईपैक के किसी भी ऑफिस में एक बार मैंने पैर भी रखा है तो आप मुझे बता दो। आईपैक के किसी मामले में मैंने हस्तक्षेप किया हो वो बता दो। मैं अपना काम बिहार में कर रहा हूं। अब आंध्र प्रदेश को लेकर, जैसे आप पूरे देश के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, आपने, किसी ने, पत्रकार ने मुझे आंध्र के बारे में पूछा, तो मैंने उनको अपना असेसमेंट बताया कि जगन मोहन रेड्डी बुरी तरीके से हार रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने प्रशांत किशोर के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, जो मैंने वीडियो देखा, कि प्रशांत डजंट मैटर, हमें इससे बड़ी जीत मिलेगी। तो इसमें क्या 36 का आंकड़ा भी उनका राइट है? मेरा आपका रिश्ता तो बिगड़ गया प्रशांत से। आपको कैसे मालूम है कि बिगड़ गया? मेरे रिश्ते जगन से क्या है ये तो आपको पब्लिकली मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका आधार क्या है बिगड़? अरे आप टीडीपी के साथ जुड़ गए, किसने कहा? कभी यहीं की बैटिंग करते, कभी वहां की बैटिंग करते। अरे बड़े ही कंफ्यूज है। तो मन है, ठीक, हमको कंफ्यूज ही रहने दो। अरे नहीं, क्योंकि वो लोग कहीं मर्सनरी है कि जहां पैसा मिलता है वहां चले जाता है। आप, अच्छा ठीक है, तो आप तो इतने दिन से राजनीति और कवर करते हैं, पैसा कमाने का साधन चुनाव लड़ाना है कि जीते हुए सरकार के साथ बने रहना है? जो जीता हुआ तो अगर मुझे पैसा कमाना है, नहीं, अगर किसी को जिता दो तो ज्यादा मिलता है। सुन तो लो मेरी बात, कितना मिल जाएगा पैसा? ये तो अगर आपको सुन, हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको कितना भी पैसा जिताने के लिए मिलेगा, अगर आप जीत गए। अगर मुझे पैसे से मतलब होता तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जीत गए थे, मैं वहीं सरकार में रहता, वहीं पे धंधा करता, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट दिलाता, वहीं पे मिनिस्टर बन जाता, राज्यसभा में आ जाता, पैसे कमाता। फिर मैं बंगाल क्यों गया? फिर वहां आप लोग हमारा गर्दन काटने को तो बंगाल जीत गए, तो बंगाल में ही मैं पैसे कमाता। फिर मुझे बिहार में पैदल चलने की क्या जरूरत है? जब ये बात आप समझना ही नहीं चाहते हो कि मनी इज नॉट व्हाट ड्राइव्स मी, व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट ड्राइव्स मी इज द गोल व्हिच आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ। क्या गोल? एंड राइट नाउ माई गोल इज टू चेंज बिहार। अच्छा, नहीं, और अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में मैं शामिल करके आपको दिखाऊंगा। अब आप कहोगे भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, यहां तो बड़ा बिहार पिछड़ा है, वहां जाती है। मेरे भाई, अगर 2011 में बैठ के हम लोग ये बात कर रहे होते और मैं आपको कहता कि हम ये कोई चुनाव प्रबंधन का काम शुरू कर रहे हैं, हम मोदी जी को, नीतीश जी को, लालू जी को, ममता जी को सलाह देंगे, तो आप कहते रहे ऐसा कभी होता है?
बिहार आज तक कभी देश में ऐसा हुआ है कि लोग आपका बात मानेगा? लोगों ने माना ना, एक दिन में नहीं माना, 10 साल में माना, एक बार में नहीं माना, 10 जीत हुई तब माना। उसी तरीके से अभी मैंने काम शुरू किया है। कई बार जब मैं वहां पैदल चलता हूं, लोग मुझे बताते हैं प्रशांत जी इसकी तो कोई चर्चा देश में नहीं हो रही है। तो मैं अपने दिमाग में भी एनालाइज करता हूं, मैं सोचता हूं कि जब अन्नादुरई आंदोलन कर रहे होंगे तमिलनाडु में, तो दिल्ली में कितने पत्रकार उसकी चर्चा कर रहे हैं। 1980 के दौर में, दशक में, जब मोदी जी गुजरात में कुछ काम कर रहे थे, तो कितने यहाँ के प्रबुद्ध पत्रकार मोदी जी के काम की चर्चा कर रहे थे। जब केसीआर तेलंगाना की लड़ाई 20 साल लड़ रहे थे, तो कितने पत्रकार केसीआर के काम की चर्चा कर रहे थे। आप तो जब काम हो जाता है तब उसका एनालिसिस करते हो ना। तो हम लोग अभी वहां काम शुरू किए हैं। स्वाभाविक है कि आपको बड़ा नहीं दिख रहा है, ना दिखे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक ही अच्छी बात है कि अब समय सिर्फ 1.5 ही साल रह गया। तो 1.5 साल आप धीरज रखें, मेरे संपर्क में रहिए और बिहार के चुनाव का इंतजार कीजिए। वक्त खत्म हो रहा है इस इंटरव्यू में। खत्म करने से पहले मैं वो अरविंद केजरीवाल के शगुफे के बारे में पूछना चाहता हूं आपसे। वो जेल से छूटे, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी को बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है चेंज कर देगी चुनाव के बाद। आपको लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी के रैंक्स में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी के रैंक में किसी के स्टेटमेंट से इतने बड़े मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता है। ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, सब लोग समझते हैं जो सीरियस राजनीति को समझने देखने वाले लोग हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन चुनाव के बाद रिजल्ट जब अभी आ जाएंगे, तो बीजेपी के लिए इंटरनली हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द की चैलेंजेस। मैं इतना ही कहूंगा कि हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द की चैलेंजेस, क्योंकि बीजेपी की जो सेकेंड रंग लीडरशिप है, वो उसमें अभी सबसे प्रोमिनेंट चेहरा अमित भाई के बाद योगी जी का है। तो हाउ डू दे हैंडल यूपी इज समथिंग दैट पीपल लाइक अस विल वॉच क्लोजली। जलेबी बनाने सीधे बताइए, आपके हिसाब से नहीं, लीडरशिप चेंज होगा या जो स्टेटस को है वो बना रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है कि आप लीडरशिप चेंज उठे और लीडरशिप चेंज हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सीरियसली इस विषय को समझना चाहते हैं, तो अगर आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप हैं या संघ की टॉप लीडरशिप का हिस्सा हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के हैंडलिंग को अगले 3 से 5 साल में बहुत क्लोजली आपको वॉच करने की जरूरत है। दूसरी बात जो केजरीवाल ने कही वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे। बीजेपी ने जोर जोर से कहा कि ये फालतू की बात है, कहने की बात, कतई नहीं रिटायर करेंगे। लेकिन 2029 का चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसा गृह मंत्री ने अपने इंटरव्यू में भी कहा। अब देखिए, इस इश्यू को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जब तक मोदी जी हैं और उनकी इच्छा है, स्वेच्छा से अगर वो खुद से न छोड़ दें, बीजेपी को जितना मैं समझता हूं अभी के जो उनकी व्यवस्था है बीजेपी संघ की, देयर इज नोबडी हु कैन टेल कि भाई मोदी जी अब आप छोड़ दीजिए। ये उनका निर्णय है। जैसे जब बहुत बड़े कोई प्लेयर होते हैं, कोई पूछता है सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट कब लेंगे, तो लोग क्या कहते हैं, भाई जब उनका मन होगा तब वो निर्णय रिटायर होंगे। और जो लोग इतने बड़े हो जाते हैं उनको समझ है कि उनको रिटायरमेंट कब लेनी है, अगर लेनी भी है तो कब लेनी है उनको पता है, और कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे सोनिया गांधी को कोई फोर्स नहीं कर सकता था कांग्रेस में, वैसे मोदी जी को भी कोई बीजेपी में फोर्स नहीं कर सकता है कि वो रिटायर हो जाए। हालांकि ये मैच अभी चल रहा है, लेकिन अगर इस वक्त कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की लेगेसी क्या होगी, क्योंकि बीजेपी के भीतर लोगों को लगता है कि एक युग है, मोदी का युग है, और वो चाहते हैं कि अगले 5 साल में वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करें, ताकि आने वाले वक्त में जब कई साल सदियों बाद लोग पलट के देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र भारत के सबसे शीर्ष नेताओं में, सबसे शीर्ष लीडर्स में उनकी गिनती। देखिए, इतिहास के पन्नों में तो जब 10 साल जो प्रधानमंत्री है वो तो रहेगा ही रहेगा। इतिहास उसको कैसे जज करेगा वो ना आपके हाथ में है, ना मोदी जी के हाथ में है, ना इतिहासकारों के हाथ में है। जब नेहरू जी की लेगेसी बन रही थी, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री रहे होंगे, तब इतिहासकारों ने उनको एक नजरिए से देखा, प्रेजेंट किया। 40-50 साल जब उनकी लेगेसी आगे चलती गई, उनके समर्थक ही देश में रहे, उन लेगेसी को मानने वाले लोग रहे, तो उस लेगेसी को और बल मिला। आज एक समय आया जब उनके लेगेसी या उनके विचारधारा के विपरीत विचारधारा वाले सत्ता में आ गए हैं, तो वही नेहरू जी की लेगेसी को वही इतिहास नए तरीके से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो मोदी जी की लेगेसी इतिहास कैसे लिखेगा, उसको जज करेगा, वो तो आने वाली पीढ़ियां ही बता सकती हैं, कोई बता नहीं सकता है। और ये स्टैटिक नहीं है।
दुनिया का मानव इतिहास हम लोग को बताता है, वो चाहे लेनिन हो, मार्क्स हो, लिंकन हो, बाबा साहब हो, नेहरू हो, गांधी हो, ये लेगेसी जो लोग बनाते हैं वो लेगेसी लिखी जाएगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, कभी वो मजबूत दिखेगी, कभी उसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि भगवान तो कोई है नहीं, सबकी लेगेसी में कुछ ना कुछ कमी होगी, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, इसीलिए वो लेगेसी है। तो उसको हम लोग को भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए और ये गेस नहीं करना चाहिए कि वो देश के या इतिहासकारों की नजर में किस रैंक पर आएंगे। किसी जमाने में इंदिरा जी से बड़ा कोई लीडर नहीं इतिहासकारों की नजर में रहा होगा, आज शायद उनमें से कई इतिहास कह रहे हैं कि मोदी जी की लेगेसी उनसे बड़ी हो गई। तो ये तो समय और काल के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है, इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक लाइन वी शुड बोरो फ्रॉम द ग्रेट वाइज मैन आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, कि इतिहास will have its own way to judge myself, and he used to say कि इतिहास the history will judge me more fairly। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी को भी history will judge it more fairly and objectively। We will read and the future generations will read and assess and make up their mind। चलिए, आपका काम है मैच खेलना, हमारा काम है कमेंट्री करना। तो आप खेलिए अपना मैच और हमारी कमेंट्री चलती रहेगी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला प्रशांत किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।